हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। मैं कुछ ऐसे डेटा पे आज डिस्कस करूंगा जो मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती है। एंड ये चीज़ें आपको नहीं बताएंगे लोग। जनरली आप देखोगे तो लोग कंफ्यूज करते हैं कि मार्केट यहाँ से ऐसे जाएगा, वैसे जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन वो डेटा पे डिस्कस नहीं करना चाहते हैं कि कहाँ पे अभी किस वजह से मार्केट अभी ऊपर जाएगी या किस वजह से नीचे जाने वाली है। ये डेटा पे डिस्कशन होता ही नहीं है। मैं आज सारे डेटा पे डिस्कस करूंगा और जा करके बैक टेस्ट भी करूंगा कि कोविड के टाइम में जो मार्केट ने एक डिप दिखाई थी, क्या वो करेक्शन आने वाला था या सिर्फ एक न्यूज़ बेस था। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, हर एक डिप को पकड़ेंगे, बैक टेस्ट करेंगे जा करके हर एक गिरावट को, निफ्टी के, और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैंने लास्ट में एक वीडियो बनाया था कि 3000% रिटर्न्स इज इट पॉसिबल फ्रॉम ए स्टॉक मार्केट एवरी ईयर। वो भी वीडियो जा करके ज़रूर देखें, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही काम की है। धीरे धीरे ये वीडियोस देखते देखते आपको एक ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद समझने लगोगे कि कहाँ पे मार्केट में बाइंग करनी है, कहाँ पे सेलिंग करनी है। आप खुद कैपेबल हो जाओगे, खुद कॉन्फिडेंस हो जाओगे। जो भी लोग आज थोड़ा बहुत डरते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से, उनको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ एक डेटा ड्रिवन बेस होता है। अगर हम शेयर मार्केट को सीखते हैं और डेटा डिकोड करने की कोशिश करते हैं, तो हमें कोई चीज़ लगेगा ही नहीं कि ये इतना भारी है। आराम से हम आएंगे, मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और बड़ा प्रॉफिट बनाने के काबिल हो जाएंगे धीरे धीरे। तो वीडियोस जो मैं इंफॉर्मेटिव बनाता रहता हूँ, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस है वो आप तक पहुँचती रहे, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अच्छी लगती है वीडियो तो अपने ऐसे रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को ज़रूर भेजें जो लॉस कर रहे हैं। धीरे धीरे उनका लॉस होना बंद हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना निफ्टी के एक डेटा पे आते हैं, जहाँ पे मैंने बैक टेस्टेड किया हुआ है कि निफ्टी में कब कब एक गिरावट आई थी, और ये गिरावट किस रीजन की वजह से आई थी। न्यूज़ तो ठीक है कि न्यूज़ आएगी, कई बार आप देखोगे कि बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आ गई है, लेकिन मार्केट नहीं भागा, मार्केट गिर गया। कई बार आप देखोगे बैड न्यूज़ आ रही है, बट मार्केट क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। हम समझेंगे कैसे इसको, किस तरीके से हमें समझने की ज़रूरत है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम ट्रैक कर सकते हैं कि मार्केट में हमें कब तक बने रहना है, कब तक, कब उसको एग्जिट करना है। तो आज इसको एकदम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी में एक वीकली करेक्शन, वीकली चार्ट अगर मैंने देखा तो कब कब करेक्शन आया, तो उसको देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखोगे तो 28/11/2022 में एक करेक्शन आया था निफ्टी में, आप ये देख सकते हो। और जो डिप बनाया था 20/3/2023। तो चार्ट पे देखते हैं और चार्ट पे देख करके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई उस टाइम में करेक्शन आया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक पहले से बना करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए। आप देखो यहाँ पे निफ्टी में 10% की करेक्शन आई थी इस ड्यूरेशन में। आप देख सकते हो यहाँ पे 10% की एक निफ्टी में करेक्शन आई। तो ये करेक्शन क्या हमें पहले से बता रहा था कि ये करेक्शन होने वाला है? एक करेक्शन कब आया है, अगर आप देखोगे, जो मैंने देख बनाया हुआ है 11/9/2023 से 23/3/2023। तो वहां देखते हैं। तो यहाँ पर देखो आप, 11/9/2023 से 23/3/2023 तक एक करेक्शन यहाँ पे है, अच्छा खासा, लगभग लगभग 6% की करेक्शन है। उसी तरीके से कहाँ कहाँ पे करेक्शन आया था, उसी तरीके से 23/9/2024 से 21/11/2024 को एक करेक्शन आया है। और उसके बाद कोविड में जो एक करेक्शन आया है, ये जो मेजर करेक्शन था। तो कोविड को भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मार्केट हमें पहले से इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी है। तो समझते हैं। करेक्शन सबसे पहले देखते हैं कि कितने परसेंट की करेक्शन हुई थी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इस ड्यूरेशन में लगभग 10% की करेक्शन हुई, इस ड्यूरेशन में लगभग 6% की करेक्शन हुई, इस ड्यूरेशन में अभी 11% की करेक्शन हुई है, और कोविड के टाइम में 36% की करेक्शन हुई थी। अब ये जो करेक्शन हुई थी उस टाइम में निफ्टी का जो पी रेशियो था, जो मैंने फंडामेंटल एनालिसिस में बताया था कि कैसे किसी स्टॉक्स का या इंडेक्स का पी रेशियो जानते हैं। तो जब भी पी रेशियो आपको 22 के आसपास पहुंचता है, और 22 से 24, तो थोड़ा सा आपको अ, सचेत हो जाना है कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है।
अब तो ये पी रेशियो कैसे निकालते हैं ये मैं बताऊंगा आगे की वीडियोस में। आज सिर्फ ये समझते हैं कि पी रेशियो की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो आप देखोगे यहाँ पर जो 10% की करेक्शन आई है, उस टाइम में जो निफ्टी का पी रेशियो था यहाँ पे, तो वो पी रेशियो हो गया था 22 का। 22 का पी रेशियो हो गया था, 22.5 का। और जब करेक्शन खत्म हुई तो उस टाइम में पी रेशियो कम होकर के 20 का पी रेशियो हो गया था। आरएसआई जो है वो भी हाई चली गई थी। आरएसआई क्या होता है ये भी एक वीडियोस में जरूर क्लियर करेंगे कि आरएसआई क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो आरएसआई अगर आप देखोगे तो 67 की आरएसआई हो चुकी थी इसकी, जो ओवरबॉट हो जाता है, जहां पे समझ में आता है कि अब जो है ये ओवरबॉट हो चुका है। और जब करेक्शन खत्म हुआ तब जाकर के उसकी 38 की आरएसआई आ गई थी, जहां पे हमें इंडिकेट कर रहा था कि अब यहाँ पर हमें एंट्री करना है बाइंग के लिए। अब मार्केट में कितने तरह के बायर्स और सेलर्स होते हैं? चार तरह के होते हैं, जिसमें से तीन तरह के मैंने मेंशन किए हुए हैं। एक एफआईएस होते हैं, एक डीआईएस होते हैं, एक पब्लिक होती है। पब्लिक वो है जो हम लोग हैं, रिटेल इन्वेस्टर। डीआईएस कौन है? जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर होते हैं, जैसे जो म्यूचुअल फंड वगैरह मैनेज करते हैं, हेज फंड होते हैं। वो हमारे इंडिया के जो हेज फंड्स होते हैं या म्यूचुअल फंड होते हैं वो डीआईएस होते हैं। एफआईएस कौन होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। जो फॉरेनर होते हैं वो जो हेज फंड वगैरह वहाँ चलाते हैं और वहाँ से हमारे यहाँ जो इन्वेस्ट करते हैं। तो एफआईएस की पोजीशन बहुत मैटर करती है। अगर एफआईएस यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं इंडिया के अंदर में, तो डेफिनेटली वो मार्केट को ऊपर लेकर के जाएंगे। अगर एफआईएस की पोजीशन वो धीरे धीरे सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको रेड फ्लैग है कि अब वहां से धीरे 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 प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आप देखोगे तो एफआईएस की पोजीशन 28/11/2022 को 72% की पोजीशन हो चुकी थी। मतलब उन्होंने बाई कर करके इंडेक्स में अपनी पोजीशन 72% की, 72% की पोजीशन बना लिया था। एंड जब वहां से अब एक लेवल होता है ना किसी चीज का कि बाइंग कर रहे हैं, तो क्या 100% इंडेक्स में बाइंग करेंगे? नहीं। 70% से ऊपर जब भी उनकी बाइंग हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका पैसा, लगाया हुआ पैसा ऑलरेडी ग्रो हो चुका है मार्केट में। 10% 12% की रिटर्न आ रही है। तो जाहिर सी बात है कोई भी पैसा लगाता है तो सिर्फ इसलिए नहीं लगाता है ना कि उसको लगा के छोड़ दे, उसको तो प्रॉफिट बुकिंग करनी ही है। तो जब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो वो अपनी पोजीशन धीरे धीरे कम करेंगे। तो जब 72 की पोजीशन थी, तो वहां से उन्होंने जो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया, तो अपनी पोजीशन 8% की ले आए। तो जब 70% यहाँ पे पोजीशन उन्होंने बनाया था, तो यहीं पर से एक इंडिकेशन आ रहा था कि अब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। आरएसआई भी यहाँ पे हाई हो चुका था और पी रेशियो भी आपको एक इंडिकेट कर रहा था। ये तीन चार चीजें आपको इंडिकेट कर रही थी कि मार्केट ओवरबाउट हो चुका है, अब यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आनी है। तो डेटा आपको बहुत कुछ बताएगा, डेटा डिकोड करने आना चाहिए। ये डेटा एफआईएस की पोजीशन, डीआईएस की पोजीशन और पब्लिक की पोजीशन, ये सब कहाँ से निकालते हैं, ये सारी मैं अपनी वीडियोस में धीरे 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 बताऊंगा, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। आज सिर्फ ये समझते हैं कि क्या डेटा हमें इंडिकेट कर रहा था या नहीं कर रहा था। देखो आप, तो आरएसआई समझ गए, एफआईएस की पोजीशन आप देख रहे हो कि एफआईएस की पोजीशन 72% उन्होंने बाई कर लिया था। वहां से उन्होंने धीरे धीरे करेक्शन किया और 8% की पोजीशन जब उनकी आई तो उनके पास बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जब बेचेंगे ही नहीं तो मार्केट तो ऊपर जाएगी ही जाएगी। तो 20/3/2023 को निफ्टी ने अपना बॉटम बना लिया था। और डीआईएस क्या करते हैं उसी ड्यूरेशन में, जब एफआईएस की पोजीशन हाई होने लगती है, आप देखो यहाँ पे इनकी पोजीशन 72% की जब हुई, तो डीआईएस ने क्या किया, यहाँ पे धीरे 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 प्रॉफिट बुकिंग कर करके अपनी पोजीशन को कम कर लिया। और जब एफआईएस ने अपनी पोजीशन कम करनी चालू की, मतलब धीरे धीरे वो सेल करने लगे, तो एफआई डीआईएस ने अपनी पोजीशन धीरे 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 बढ़ानी चालू की। तो इसी तरीके से मार्केट में चीजें चलती हैं। बट एफआईएस बहुत टाइम तक हमारे मार्केट में हावी रहते थे, एफआईएस के हाथ में पूरा गेम होता था। अब वो एफआईएस के हाथ से धीरे धीरे डीआईएस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वो मैं डेटा से दिखाऊंगा आपको। तो उसके बाद आप दूसरी करेक्शन देखो, जो 11/9/2023 को हुई और 23/10/2023 को निफ्टी ने बॉटम बनाया था, लगभग 6% की करेक्शन हुई थी। तो उस टाइम भी निफ्टी का पी रेशियो आप देखो 22 के आसपास का चला गया था। तो जब भी ये 22 से 24 के आसपास का एक पोजीशन आता है, तो वहां पे थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर आप देखोगे उस टाइम में आरएसआई 73 की आरएसआई चली गई थी। तो यहीं पर से हमें इंडिकेट कर रहा था कि आरएसआई हाई हो चुकी है। तो यहाँ पे पोजीशन एफआईएस की 60% की पोजीशन थी, जो ज्यादा नहीं थी। इसलिए आप देखोगे यहाँ पे गिरावट भी कम हुआ।
कि 60% पे ही उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया और आरएसआई उन्होंने देख लिया था कि हाई है। अब जो करंट सिचुएशन जो हमारी चल रही है, जो 23/9/2024 से एक करेक्शन हुआ है, जो 11% की करेक्शन आई हुई है मार्केट में, तो क्या ये हमें इंडिकेट कर रहा था? तो बिल्कुल कर रहा था, क्योंकि आरएसआई पी यहाँ पे 24 की पी हो चुकी थी। मैंने बताया कि 22 से ऊपर की पी जाने लगती है, 22.5 से ऊपर तो अलर्ट हो जाना है। यहाँ पे दूसरा सिग्नल मिल रहा था कि 76% की आरएसआई हो चुकी थी। पी रेशियो भी हमें इंडिकेट कर रहा था, आरएसआई भी इंडिकेट कर रहा था। एफआईएस की पोजीशन आप देखो, खुद देखो, 75% की पोजीशन थी, तो प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी। उसके बाद अभी आसपास उनकी 23% की का पोजीशन चल रहा है, तो इस टाइम में मार्केट में पैसा लगाने की जरूरत है। डीआईएस ने भी अपनी पोजीशन सही करके रखी हुई है, पब्लिक ने भी अपनी पोजीशन धीरे 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 बढ़ाना चालू किया है, क्योंकि मार्केट में गिरावट आ रहा है। अब एफआईएस के पास पोजीशन ही नहीं है ज्यादा बेचने के लिए, तो कहाँ से बेचेंगे? अगर हम कोविड के टाइम की बात करें, तो 20/1/2020 से लेकर के 30/3/2020 तक एक करेक्शन हुआ था, जो 36% की करेक्शन थी। क्या उस टाइम में मार्केट हमें बता रहा था, कुछ इंडिकेट कर रहा था? बिल्कुल कर रहा था। अगर पी रेशियो देखें, तो निफ्टी का पी रेशियो 28 का हो चुका था, 28 का पी रेशियो। आप समझ रहे हो कितना हाई वैल्यूएशन पे मार्केट चल रही थी। तो ये डेटा तो हमें तभी बता रहा था कि ये करेक्शन आनी ही आनी है। एफआईएस की पोजीशन भी हमें बता रही थी कि 67% की पोजीशन थी। वहां से उन्होंने जब 16% की पोजीशन किया था कोविड के टाइम में, तो एक बॉटम बना, और बॉटम बनने के बाद वहां से ये, सॉरी, ये आरएसआई मैं बता रहा हूँ, आरएसआई और एफआईएस की पोजीशन उन्होंने कम किया था। जब एफआईएस ने अपनी पोजीशन कम करके 25% की पोजीशन किया था, तो आप देखो उस टाइम में डीआईएस सिर्फ बाइंग कर रहे थे। आप देख सकते हो। तो ये डेटा हमें बहुत कुछ बताता है। अगर हम इस डेटा पे पी, आरएसआई, एफआईएस की पोजीशन, डीआईएस की पोजीशन और पब्लिक की पोजीशन अगर हम हर दिन कैलकुलेट करना चालू कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट में हमें पैसा कब लगाना है, कब नहीं लगाना है। और एफआईएस की पोजीशन और डीआईएस की पोजीशन कितना मैटर करती है, वो अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा से आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो बहुत ही मजा आएगा आपको देखने में। मैंने एक पोजीशन निकाला हुआ है एफआईएस और डीआईएस का, आप देखो, मैं दिखाता हूं आपको। सो ये जो पोजीशन आपको दिखाऊंगा, ये ईयरली बेस पे है कि एफआईएस की पोजीशन कितनी मैटर करती है। मैं 2008 से आप लोगों को ये चीजें दिखाता हूं। तो 2008 में एफआईएस ने क्या किया था, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो उस साल में लगभग 1 लाख करोड़ की सेलिंग करी थी और मार्केट को गिरा दिया था। बहुत बुरी तरीके से मार्केट गिरा था। अगर आप देखोगे 2009 में 2009 में एफआईएस ने यहाँ पे बाइंग किया था और मार्केट ने 75% का हाई लगाया था। डीआईएस, फिर एफआईएस ने 62% 62,000 करोड़ की उस साल में बाइंग किया था और मार्केट देखो 18% ऊपर गया था। तो ये एफआईएस और डीआईएस का डेटा बहुत मैटर करता है। पहले देखो, आप अगर एफआईएस के पे अगर जो एफआईएस ने लगभग 1 लाख करोड़ की सेलिंग किया था, तो डीआईएस खरीद नहीं पा रहे थे उस टाइम में। आप देखो उस टाइम में 1 लाख करोड़ की बाइंग किया था, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 72,000 करोड़ की उन्होंने बाइंग करी थी। तो इस टाइम में अगर आप ऐसे एफआईएस और डीआईएस दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, तो मैंने उसको एक एक्सेल पे ही बना लिया है। तो आपको यहाँ पे दिखाते हैं। 2008 में एफआईएस ने एक सेलिंग किया था और डीआईएस ने बाई किया था, लेकिन एफआईएस की सेलिंग इतनी बड़ी थी कि उसने 51% का करेक्शन दे दिया था उस साल में। और उसके बाद अगले साल क्या हुआ, डीआईएस ने भी खरीदा, एफआईएस ने भी खरीदा, 75% का मार्केट अप हुआ। 2010 में यहाँ पे भी एफआईएस खरीदते हैं, डीआईएस माइनस करते हैं, लेकिन एफआईएस की जब भी वो बाइंग करते हो, आप देखो कि मार्केट हमेशा ऊपर रहेगा, प्लस में रहेगा। 2011 में एफआईएस ने बेच दिया, डीआईएस ने थोड़ा सा खरीदा, उससे जितना बेचा था उससे थोड़ा सा ज्यादा, मार्केट क्या हुई, माइनस हुई। 2012 में एफआईएस ने खरीदा, डीआईएस ने खरीदा, 27% मार्केट ऊपर गई। 2013 में आप देखो कि एफआईएस ने खरीदा, डीआईएस ने बेचा, फिर भी मार्केट ऊपर रही, क्योंकि एफआईएस जब भी फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर जब भी खरीदारी करते हैं, तो ये मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करते हैं। अगर 2014 में आप देखोगे तो यही हुआ, एफआईएस ने खरीदा और डीआईएस ने बेचा, मार्केट तब भी 31% हाई रहा। 2015 के बाद चीजें चेंज होने लगी और चीजें कहाँ आने लगी, डीआईएस के कंट्रोल में आने लगी। जो एफआईएस पूरे मार्केट को मूव करते थे, वो डीआईएस ने संभाल लिया। कैसे? 2015 में
इन्होंने 18,000 करोड़ की सेलिंग करी, 18,000 करोड़ की सेलिंग करी। डीआईएस ने उससे कहीं ज्यादा खरीद लिया, जो 65,000 करोड़, और मार्केट बहुत बुरी तरीके से नहीं गिरने के बावजूद थोड़ा सा गिर करके उस साल में करेक्शन दे करके खत्म हुआ। 2016 में अब देखो यहां से गेम कैसे शिफ्ट हो रहा है। 11,000 करोड़ का सेलिंग किया था एफआईएस ने, और 37,000 करोड़ डीआईएस ने बाय किया, और 3% मार्केट को ऊपर रखने में कामयाब हो गए। 2017 में उसी तरीके से एफआईएस ने सेलिंग करा, डीआईएस ने जितना उन्होंने सेलिंग किया था उसका डबल डीआईएस ने बाय किया, और 28% मार्केट को ऊपर लेकर के आ गए। 2018 में उसी तरीके से आप देखो, डीआईएस ने एफआईएस ने जितना बेचा उससे ज्यादा डीआईएस ने खरीदा। तो यहां से 2015 से गेम पूरा शिफ्ट हो चुका है, जो डीआईएस के हाथ में आ चुके हैं। 2019 में आप देखो दोनों ने बाइंग किया है, दोनों ने बाइंग किया और मार्केट ऊपर। 2020 में एफआईएस ने बाइंग किया और डीआईएस ने थोड़ा सा सेलिंग किया, मार्केट ऊपर रही। 2021 में यहां पर भी जितना एफआईएस ने बेचा उससे थोड़ा सा ज्यादा इन्होंने खरीद लिया। तो पोटेंशियल अब डीआईएस के हाथ में आते जा रही है। आप देखो 2022 में 2 लाख से ऊपर करोड़ की सेलिंग करा, और डीआईएस ने पूरा खरीद लिया, जितना माल उन्होंने बेचा सारा खरीद लिया। मतलब डीआईएस के पास इतना पैसे का फ्लो आ रहा है, और 4% मार्केट ऊपर रहा। 2023 में 16.5 करोड़ डीआईएस एफआईएस ने बेचा, और उसके बदले में 1,84,000 करोड़ डीआईएस ने खरीद लिया। ये 20% मार्केट को ऊपर रखने में कामयाब हो गया। अगर 2024 की बात करें तो आप एक शॉकिंग चीज देख सकते हो कि एफआईएस ने लगभग 3 लाख करोड़ की सेलिंग करी है, और डीआईएस ने कमाल कर दिया, और यहाँ पे 5 लाख करोड़ की बाइंग करी है। मतलब आप सोचो इंडिया के मार्केट में कितनी पोटेंशियल बढ़ गई है। आप खुद अज्यूम कर सकते हो कि जहां पे एफआईएस अगर लाखों में 1 लाख करोड़ बेचते तो डीआईएस खरीद नहीं पाते थे। अब ये पैसा आ कहां से रहा है, ये चीजें हो रही है कहां से? तो एक डेटा मैं आपको इंपॉर्टेंट दिखाता हूं। अगर मैं म्यूचुअल फंड का एक डेटा आप लोगों के सामने रख दूं तो आप शॉक्ड हो जाओगे कि ये आज के कोविड के बाद से इतना अवेयरनेस हुआ है मार्केट में, लोग का पार्टिसिपेशन इतना बढ़ गया है। जो रिटेल इन्वेस्टर हमारा 125 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है, उसमें से सिर्फ 6 से 7% आज भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उससे ज्यादा का यहाँ पे लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे स्टॉक मार्केट में। उसके बाद भी पैसे का इतना ज्यादा फ्लो आ रहा है। सो आगे आने वाले 10 सालों में आप सोचो कि मार्केट का क्या कंडीशन होने वाला है, इंडिया की मार्केट क्या ग्रोथ दिखाने वाली है। यू कैन अज्यूम आज सारा कंट्रोल जो है आज एफआईएस से शिफ्ट होकर के डीआईएस की तरफ आ रहा है। अगर आपको म्यूचुअल फंड के डेटा में दिखा दूं तो आप शॉक हो जाओगे कि 2016 से 17 में सिर्फ 43,000 करोड़ जो है पूरे साल की बाइंग हुई थी। आप देखो अप्रैल से लेकर के मार्च तक का डेटा है। 3,000 करोड़, 3,000 करोड़ की इस तरीके से 43,000 करोड़ की 16 से 17 में बाइंग हुई थी। म्यूचुअल फंड में पैसा आया था। अगर 17 से 18 देखोगे तो ये बढ़ करके यहाँ से 67 करोड़ हो गया। 18 से 19 देखोगे तो ये 67 से 92 करोड़ हो गया। उसी तरीके से 19-20 देखोगे तो 1 लाख करोड़ के आसपास आया। और 20-21 में क्योंकि कोविड का थोड़ा सिनेरियो था तो म्यूचुअल फंड रिडीम हुए थे, उस टाइम में ये कम हुआ है, थोड़ा कम हुआ है। और आज के डेट में देखो 2024-25 में अभी 1, 2, 3, 4 महीने बाकी हैं, और 1,84,000 करोड़ ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के अंदर में पैसा आ चुका है। आप सोचो किस तरीके से ये बढ़ रहा है। अगर अप्रैल में देखोगे तो 20,000 करोड़ की बाइंग म्यूचुअल फंड में पैसा आया था। उसके बाद 21,000 करोड़, 23,000 करोड़, फिर यहाँ पे 24,000 करोड़। तो हर महीने आप देखो म्यूचुअल फंड के अंदर में पैसा बढ़ते हुए आ रहा है। हर महीने की ये पोटेंशियल है कि हर महीने नए अकाउंट ओपन हो रहे हैं, नए अकाउंट से इन्वेस्ट हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाकर के अगर मैं दिखाऊं मंथ वाइज तो कितने अकाउंट्स जो है खुल रहे हैं। आप देखो आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स जो खुले हैं नवंबर में, यहाँ पे जो आप देख सकते हो इतने नंबर्स हैं। ठीक है, ये आपको एक 1 लाख, इतने इतने ज्यादा अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं। आप सोचो कि किस तरह के का मार्केट में फ्लो आ रहा है, सोच लो आप। तो ये सारे डेटा देखने के बाद आप एफ आई एस डी आई एस की पोजीशन अगर आप देखने जान गए
तो आप मार्केट में कभी भी लॉस नहीं करोगे, बिकॉज निफ्टी आपको बहुत कुछ बताती है। निफ्टी के अंदर, निफ्टी का नाम ही है निफ्टी 50, इंडिया की टॉप 50 कंपनी हमेशा इसके अंदर में रहेगी। तो इंडिया की टॉप 50 कंपनी अगर परफॉर्म अच्छा कर रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट ठीक काम कर रहा है, और हम उस टाइम में अच्छे स्टॉक्स पिक करके या अच्छे ईटीएफ में, इंडेक्स फंड में पैसा लगा करके पैसा कमा सकते हैं। जैसे ही निफ्टी ओवरबॉट जोन में आ जाती है, पी रेशियो देखते हैं, आरएसआई देखेंगे, एफआईएस की पोजीशन और डीआईएस की पोजीशन, पब्लिक की पोजीशन देख करके ही समझ में आ जाता है कि मार्केट में हमें अब एग्जिट करने का टाइम आ चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया है। ये इंपॉर्टेंट डेटा आप ढूंढ लो, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। सिर्फ अगर कोई बताएंगे भी तो सिर्फ एफ आई एस डी आई एस का पोजीशन बता देंगे, पब्लिक का पोजीशन बता देंगे, बट इसको कंबाइन कैसे करना है, पी रेशियो के साथ कैसे लगाना है, आरएसआई के साथ कैसे लगाना है, ये कोई नहीं बताएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है, जिससे खुद मैं यूज करके प्रॉफिट बनाता हूँ। और मैं आप लोगों को इंश्योर करता हूँ कि आप लोग खुद प्रॉफिट बनाना चालू कर दोगे धीरे धीरे। मैं पी रेशियो क्या होता है, उसकी डिटेल्स, पी रेशियो कहाँ से निकालना होता है, कैसे चेक करना होता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, कौन सी साइट से निकालते हैं, आरएसआई क्या होता है, आरएसआई कैसे निकालते हैं, एफआईएस डीआईएस की पोजीशन कैसे निकालनी होती है परसेंटेजेस में, ये आप लोगों को बताऊंगा। सो वीडियो में बहुत ही इंफॉर्मेटिव आप लोगों को बता रहा हूँ, और ये वीडियोस आप लोग देखते रहो, देख करके बहुत कुछ सीखोगे। तो मैं वापस आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें अगर मेरी वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगती है। 1 साल चैनल को टाइम दें, और टाइम देने के बाद आप खुद देखोगे कि आप बहुत ही नॉलेज यहाँ पर से लेकर के गए हो। धीरे धीरे मैं एक एक स्टॉक्स को पकड़ूंगा। अभी जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेंगी, मैं हफ्ते में एक दिन जो वीडियो बनाता हूँ उसमें धीरे धीरे जो ये सारी चीज़ें, डेटा डिकोड करना, ये बताऊंगा। धीरे धीरे एक एक स्टॉक्स उठाऊंगा, उसको पैरामीटर्स पे देखेंगे, उसमें कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है उसको देखेंगे, उसको देख करके समझेंगे, और आप लोग धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चालू करोगे, और धीरे धीरे ट्रेडिंग भी आप लोगों की बेहतर हो जाएगी। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।